morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we read the chapter Mumbai half and today we will read the remaining part of this chapter. So let's start. मोन्यूमेंट्स ऑफ मुंबई। मुंबई के अंदर जो स्मारकें हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। मुंबई हैज मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स। मुंबई के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं और मोन्यूमेंट्स हैं। गेटवे ऑफ इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क ऑफ मुंबई। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है। इट हैज 4 टावर्स एंड ब्यूटीफुल स्टोन कवरिंग्स। इसके 4 टावर्स हैं, जैसे ये पिक दिखाई हुई है गेटवे ऑफ इंडिया की, जिसके 4 टावर्स हैं और जो ये है कम्प्लीटली स्टोन से कवरिंग है। इट वॉज बिल्ट टू मार्क द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे इन 1911। ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया, ये बनाया गया था किस चीज को मार्क करने के लिए? ये बनाया गया था किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी जब मुंबई के अंदर आए थे 1911 में, तब ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। हैंगिंग गार्डन एंड द फिरोज शाह मेहता गार्डन आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। जो हैंगिंग गार्डन है और फिरोज शाह मेहता गार्डन जो है, ये दोनों ही मुंबई के अंदर टूरिस्ट अट्रैक्शन के सेंटर हैं। आप पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। Plants trimmed in the shape of animals are a स्पेशल साइट इन द गार्डन। ये जो गार्डन है, हैंगिंग गार्डन और फिरोज शाह मेहता गार्डन, इनके अंदर क्या किया गया है? जो प्लांट्स हैं उनकी शेप बनाई गई है एनिमल्स की शेप में। तो ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन का कारण है वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए या आसपास के जो भी लोग हैं वो मुंबई के अंदर टूरिस्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ। अब तक हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसके अंदर कुछ हमने बातें सीखी है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मुंबई बिकम द कैपिटल ऑफ डैश इन 1960। मुंबई जो है इसको 1960 में किसकी कैपिटल बनाया गया? महाराष्ट्र की। कौन से स्टेट की कैपिटल है मुंबई? महाराष्ट्र की। सेकंड इज बॉम्बे वाज रिनेम्ड एज मुंबई इन डैश। बॉम्बे जो है इसका नाम मुंबई के रूप में कब रखा गया? 1995 में, 1995 में। थर्ड इज मुंबई मेट्रो वाज स्टार्टेड ऑन डैश। मुंबई मेट्रो जो है वो कब स्टार्ट की गई? 2014 में, 2014 में। फोर्थ इज डैश इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। कौन सा पोर्ट है इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JLN, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स। द एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द एलिफेंटा आइलैंड। जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई के अंदर, वो एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित है, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। दिस आइलैंड्स हैज मैनी रॉक कट टेम्पल्स। ये जो आइलैंड है इसके ऊपर बहुत सारे रॉक कट टेम्पल्स बनाए हुए हैं, रॉक्स को कट करके टेम्पल्स जो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्ट गैलरीज। नेशनल गैलरीज और ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड जहांगीर आर्ट गैलरी आर फेमस आर्ट गैलरीज ऑफ मुंबई। मुंबई के अंदर नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट की और जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो फेमस आर्ट गैलरीज है। नेक्स्ट है नेहरू प्लेनेटरियम। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। वी कैन लर्न अबाउट प्लैनेट्स एंड स्टार्स हेयर। यहाँ पर जाकर हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में लर्न कर सकते हैं। इट हैज स्पेशल टेलीस्कोप विच आर यूज टू वॉच स्पेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेहरू प्लेनेटेरियम में एक स्पेशल टेलीस्कोप रखा गया है जिसके माध्यम से हम स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। So dear students, I hope you understand the monuments of the Mumbai. You read this chapter 2 times. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we revised question number 1st, 2nd, 3rd and 4th of exercise 3.2. Today we will start from question number 5th. A fisherman caught 1236, 2700 and 1804 fish in 3 successive days. Students, एक मछली पकड़ने वाला है, 3 लगातार दिन मछलियां पकड़ता है। फर्स्ट डे में कितनी मछलियां पकड़ता है? 1236। सेकंड डे में पकड़ता है 2700 एंड थर्ड डे में पकड़ता है 1804 fish. Now student find the total number of fish caught by him in 3 days. Students, उसके द्वारा 3 days में कितने नंबर ऑफ फिश पकड़ी गई ये हमें फाइंड करना है। मीन स्टूडेंट्स हमें टोटल उसने कितनी फिश पकड़ी है ये फाइंड करना है। टोटल पूछा है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे।
Our statement is a fisherman caught fish in first day. Student fisherman first day में कितनी मछलियाँ पकड़ता है 1236. Caught fish in second day में कितने फिश पकड़ता है 2700. And caught fish in third day. Student थर्ड डे में कितने फिश पकड़ता है 1804. Now student total number of fish. Students हमें total number of fish फाइंड करना है तो ऐड कर देंगे 6 + 0 6 में 4 को प्लस किया 10 0 यहाँ ऐड करेंगे 1 कैरी 3 + 0 3 में 0 को प्लस किया अगेन 3 में 1 को प्लस किया कैरी को 4. नाउ स्टूडेंट्स 2 + 7 9 में 8 को प्लस किया 17 7 1 कैरी अगेन 1 + 2 3 + 1 4 में 1 कैरी प्लस की 5. सो स्टूडेंट्स इन 3 days 5740 फिश कोच्ड बाय हिम. स्टूडेंट 3 days में उसके द्वारा कितनी फिश पकड़ी गई 5740. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. रीता हैड ₹3745 इन हर बैंक अकाउंट. स्टूडेंट रीता के बैंक अकाउंट में रुपीज़ है 3745 रुपीज़. हर मदर डिपॉजिटेड ₹5250 मोर. स्टूडेंट्स उसकी माता 5250 रुपीज़ और उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है. हाउ मच डिड सी हैव इन हर बैंक अकाउंट नाउ. स्टूडेंट्स अब उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ है ये हमें फाइंड करना है. स्टूडेंट्स उसकी माँ ने उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए. उसके बाद टोटल उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ हो गए ये निकालना है हमें. स्टूडेंट टोटल पूछा है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे. नाउ स्टेटमेंट इज रीता हैड इन आर बैंक अकाउंट. रीता के बैंक अकाउंट में रुपीज़ है 3745 रुपीज़. हर मदर डिपॉजिटेड उसकी माँ ने कितने रुपीज़ जमा किए 5250 रुपीज़. टोटल मनी स्टूडेंट टोटल कितने रुपीज़ हो गए. टोटल में क्या करेंगे प्लस कर देंगे. 5 में 0 को प्लस किया 5 4 में 5 को प्लस किया 9 7 में 2 को प्लस किया 9 3 में 5 को प्लस किया 8. सो स्टूडेंट्स नाउ सी हैव 8995 रुपीज़ इन हर बैंक अकाउंट. स्टूडेंट अब उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ हैं 8995 रुपीज़. Now question number 7. A milkman supplied 3705 packets of milk to one milk booth and 2875 packets to another booth on a day. Students एक मिल्क वैन है वो एक दिन में 2705 पैकेट्स एक मिल्क बूथ पे सप्लाई करती है और दूसरे मिल्क बूथ पे सप्लाई करती है 2875 पैकेट्स. नाउ हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ मिल्क वर सप्लाइड टू द 2 booths on that day. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उस दिन उसने दोनों बूथ्स पर टोटल कितने पैकेट सप्लाई किए. स्टूडेंट टोटल पूछा है तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे. नाउ स्टेटमेंट इज पैकेट्स ऑफ मिल्क सप्लाइड टू वन बूथ. स्टूडेंट वन बूथ पे कितने पैकेट सप्लाई किए गए हैं 3705. नाउ सप्लाइड टू अनदर बूथ पे कितने पैकेट सप्लाई किए गए हैं 2875 पैकेट्स. नाउ टोटल पैकेट्स स्टूडेंट टोटल पैकेट पूछा है तो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. 5 में 5 को प्लस किया 10 0 1 कैरी 0 + 7 7 + 1 कैरी 8 7 में 8 को प्लस किया 15 5 1 कैरी 3 में 2 को प्लस किया 5 + 1 कैरी 6. सो स्टूडेंट्स ऑन दैट डे 6580 पैकेट्स वर सप्लाई ऑन 2 booths. टोटल 2 booths पे कितने पैकेट सप्लाई किए गए थे 6580 पैकेट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन स्कूल ए देर आर 1875 चिल्ड्रन. स्टूडेंट स्कूल ए में कितने चिल्ड्रन है 1875. इन स्कूल बी देर आर 1072 मोर चिल्ड्रन. स्टूडेंट स्कूल बी में जितने बच्चे स्कूल ए में है उससे 1072 चिल्ड्रंस और ज़्यादा है. हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन स्कूल बी. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है स्कूल बी में टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं. नाउ स्टेटमेंट इज चिल्ड्रन इन स्कूल ए. स्कूल ए में स्टूडेंट्स कितने चिल्ड्रन 1875 चिल्ड्रन एंड मोर चिल्ड्रन इन स्कूल बी. स्टूडेंट्स स्कूल बी में कितने ज़्यादा चिल्ड्रन है स्कूल ए से 1072 चिल्ड्रंस. नाउ टोटल चिल्ड्रन इन स्कूल बी. स्टूडेंट टोटल पूछा तो हम प्लस कर देंगे. 5 में 2 को प्लस किया 7 में 7 को प्लस किया 14 4 एंड 1 कैरी 8 + 0 8 + 1 कैरी 9 1 में 1 को प्लस किया 2. सो स्टूडेंट्स स्कूल बी में टोटल कितने चिल्ड्रन है 2947. I think students you understand, so you can easily revise question number 5, 6, 7, 8. Thank you students. Have a nice day. Hello student of class 3rd. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our
8th topic, the noun gender. And now in this class we will start our next topic, the pronoun. Pronoun क्या होते हैं? So let's start. Look at the pictures and read the following sets of sentences about them. फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई लाइक अली. नेक्स्ट, ही इज़ माई क्लासमेट, आई एम हिज क्लासमेट्स. ही हेल्प्स मी, आई हेल्प हिम. नेक्स्ट है सेकेंड, वी आर क्लासमेट्स, वी रीड आवर लेसन्स, आवर टीचर लाइक अस. थर्ड है हमारा, दे आर गुड प्लेयर्स, बी I like them, C they play their match. Fourth है, it is your dog, D you feed it, it will love you. In the pictures of set A, you see that two little boys are standing together. One of them is speaking and using the words I, my, me for himself. And these words are used for a noun. क्या है हमारी फर्स्ट पिक्चर में वन सेट है और इस सेट में टू लिटिल बॉयज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ खड़े हैं और स्पीकिंग कर रहे हैं, और वो अपने लिए किन वर्डों का यूज़ कर रहे हैं? आई, माई, मी, फोर, हिमसेल्फ, इट एक्स्ट्रा. और ये वर्ड्स किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? हमारे नाउन के लिए यूज़ हो रहे हैं. मीन्स इन दोनों बॉयज़ के लिए ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. एंड सो दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो हम इन्हें क्या कहेंगे? प्रोनाउंस कहेंगे. इन द सेम वे द वर्ड्स ही, हिज, हिम यूज फॉर अनदर बॉयज़ आर ऑल्सो प्रोनाउन. और जो ही है, हिज है, हिम है, ये भी हमारे किसी दूसरे बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहे, तो ये भी हमारे क्या होंगे? प्रोनाउंस ही होंगे. सेकेंड, इन द सेट टू वी, अवर, अस आर यूज्ड बाय द गर्ल्स फॉर देमसेल्व्स, सो दीज वर्ड्स आर ऑल्सो प्रोनाउन. In the set 3, they, them, their are used for players. In the set 4, you, your are used for another boy and the word is used for the dog. So the words they, them, their, you, your and it are also pronoun. ये सारे words पे क्या है? pronoun, जो कि noun के place पर use होते हैं. Words used in a place of nouns for nouns are called pronoun. वो वर्ड जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं और नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. जैसे आई, वी, यू, ही, दे, दैम, योवर, देयर, इट एक्स्ट्रा. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के? पर्सनल प्रोनाउंस. All the pronouns used above stand for the same person. As for example, he stands for Ali, we stands for classmates, and they stands for players, etc. So these are called personal pronouns. ये हमारे क्या हो जाएंगे? Personal pronouns. The pronouns used for the names of person, animals and things are called personal pronouns. वो प्रोनाउंस जो कि किसी भी पर्सन और एनिमल्स के नेम के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस के काइंड्स क्या क्या है हमारे? देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट है आई एम रितेश, आई एम हेल्थी. यू आर नमन, यू आर इल. He is Rohin and he is not here. In the set first, Ritesh is the person speaking and Ritesh uses the word I for himself. Means first set में क्या है? रितेश पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो अपने खुद के लिए किस वर्ड का यूज़ कर रहा है? आई का. तो आई हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा.
सेकंड है रितेश स्पीक्स टू नमन, नमन के बारे में बता रहा है तो रितेश, अब यू क्या हो जाएगा हमारा सेकंड पर्सन, यू फॉर द नमन, नमन के लिए यू का यूज़ किया जा रहा है तो यू इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन टू, हैंस इट इज़ द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, ये क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन हो जाएगा। एंड इन द सेट 3 रितेश इज स्पीकिंग अबाउट रोहन, रोहन इज नॉट बिफोर रितेश, so Ritesh using the word he or Rohan, so he is used to the for the person of spoken about, जिसके बारे में बात की जाती है, hence it is the personal pronoun the third person। क्लियर है कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड फर्स्ट पर्सन द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर कार द, वो प्रोनाउंस हो कि किसके लिए पर्सन अपने लिए यूज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, इट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, द पर्सन यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन आर कार्ड, स्पोकन टू आर कार्ड द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन, हमारे सामने खड़े वाले पर्सन मतलब सेकंड पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन से हम जिससे बात करते हैं, ठीक है, जिससे भी हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है सेकंड पर्सन, योवर, योवर्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन, द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन अबाउट आर कार्ड, जिस पर्सन के बारे में बात की जाती है, किसी हम जैसे मीन्स आप 2 पर्सन है, ठीक है, आप क्या है फर्स्ट पर्सन, आप जिससे कह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन, जैसे हीज, हिम, हिज, सी, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि थर्ड पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये छोटे से टेबल है हमारी, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो जाता है, आई, आई, मी, माई, मी, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन योर, योवर, योवर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, they, them, their, theirs, it, its। And pick out the pronouns of the first person in these sentence, also write them in the space provided। हमें फर्स्ट पर्सन राइट करना है तो आप देखिए फर्स्ट में आई, सेकंड में भी आई हो जाएगा, थर्ड में वी ओबे आवर टीचर्स, वी, फोर्थ में भी वी आर द सेम क्लास, वी, I never tell a lie, I, she gives me her books, me आ जाएगा इसमें। एंड सेवन्थ I gave him my shirt, my। एट्थ they are going with us for the picnic, us। and ninth I know this boy, I। 10th ours is a big house, ours। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, पिक आउट द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन इन दीज सेंटेंस, ऑल्सो राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको सेकेंड पर्सन फाइंड आउट करके राइट करना है। जैसे फर्स्ट में यू आर अ गुड बॉय, यू, सेकेंड में योवर्स, थर्ड में क्या आ जाएगा यो, फोर्थ में यो, फिफ्थ में योवर्स, यो दोनों आएंगे, एंड सिक्स्थ में यो, सेवेंथ में यो, एट्थ में योवर्स, नाइन्थ में यू एंड 10th में योवर्स। एंड इसमें थर्ड पर्सन फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज सी में। एंड सो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करके राइट करना है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा तीसरी में आज मैं करा रही हूँ पाठ 3 शब्द। कल मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था, कुछ प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए थे, बाकी के बचे हुए प्रश्न हम आज करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। वर्णों का
ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। आगे है सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है। सार्थक यानी अर्थ के साथ। सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर होगा जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, भोजन आदि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे है कैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक यानी बिना अर्थ के। क्या उत्तर होगा इसका, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सिकुर, जन्भो आदि, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान लगाना है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। आगे अर्थ के आधार पर शब्दों के 9 भेद होते हैं, ये गलत है। कितने भेद बताए थे मैंने, 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। सार्थक शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते, ये भी गलत है। सार्थक शब्द अर्थ का बोध कराते हैं, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। चिड़िया एक निरर्थक शब्द है, ये भी गलत है क्योंकि चिड़िया एक पक्षी का नाम है, ये निरर्थक नहीं है, सार्थक है, तो यहाँ पर भी हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह। पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द। सार्थक शब्द अर्थ का बोध कराते हैं और निरर्थक शब्द कोई अर्थ नहीं निकलता। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।